नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपसे डिस्कस करना है और आपको ये जानना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हुआ, क्या वो वास्तव में हिंदुस्तान में हो सकता है या करने की कोशिश की जा रही है। आज एक बहुत धमाकेदार हमारे पास न्यूज है। पहले तो वो सोशल मीडिया पे ही चल रही थी, लेकिन अब जाकर के इसका दावा किया जा रहा है कि भारत के कुछ नेता भी बांग्लादेश के इस षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, रहे हो या उनका मंशा रही हो, या मैं कहूं कि उनको ये सारी चीजें पता हो। भारत सरकार को तो पता थी कि ये मामला बांग्लादेश में बिगड़ रहा है। अब आपको बता दूं, बांग्लादेश के एक बड़े पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी साहब जो हैं, बड़े पत्रकार हैं अपने क्षेत्र में, उन्होंने यह दावा किया है कि राहुल गांधी लगभग तख्ता पलट से 1 महीने पहले लंदन में थे और वो शेख हसीना की विरोधी जो है, कट्टर विरोधी जो है, जिनका नाम है खालिदा जिया, उनके बेटे तारिक रहमान से मिले हैं। और ये कहीं ना कहीं उसके 1 महीने बाद ये तख्ता पलट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में चल रही थी बात, वो कहीं ना कहीं अब सत्य होती नजर आ रही है कि राहुल गांधी लंदन, अब बार बार ब्रिटेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? वहां जाकर के देश के लोगों को नीचा दिखाने की जो बातें करते हैं, बार बार उनके जो बाइट्स जो आते हैं, कभी मुसलमानों पे आते हैं, कभी देश के अंदर के इंस्टीट्यूशन पे बात आती है, कभी किसी चीज पे बात आती है। ये आदमी जाके बाहर देश के मुद्दों को, देश की समस्याओं को बाहर जाके आउट करने का प्रयास क्यों कर रहा है? क्या ये अपनी पार्टी के लिए, अपने एजेंडे के लिए विरोधी लोगों से जाकर मिलता है? क्या बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, क्या वो भारत में भी हो सकता है? साजिशें निश्चित रूप से हो रही हैं। सारी दुनिया को पता चल गया है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या थी। अमेरिका का पूरा पूरा हाथ था। एक छोटा सा जो टापू था वो लेने के लिए, अब तो आप परसों आप देखेंगे शेख हसीना जी ने जो अपना बाइट दी है, अपना जो वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों के सामने दिया है कि एक छोटा सा मार्टन द्वीप जो अगर मैं उनको दे देती अमेरिका को, तो शायद बांग्लादेश की ये हालात नहीं होती। मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है वहां, एक यहूदी कंट्री बसाना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्री डेवलप करना चाह रहे हैं, वहां एक बेस बनाना चाह रहे थे। मार्टिन जो द्वीप है उसका छोटा सा एरिया है, मात्र बताते 2.5 किलोमीटर का एरिया है। इतने छोटे से द्वीप के लिए आप देखोगे बांग्लादेश की हालत क्या कर दी अमेरिका ने। तो आप क्या सोच रहे हो? अमेरिका जो है, भारत में आप देखेंगे शाहीन बाग जब होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जब तक यहां होता है तब तक शाहीन बाग अपने चरम पे होता है, सीए का विरोध करते हैं। और जैसे वो जाता है उसके कुछ दिन बाद पता ही नहीं चलता कहां गए, पता ही नहीं चला। शाहीन बाग के जो बैठे थे वहां धरना देने वाले, वहां पर सिर्फ कनाते बड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किसान आंदोलन में जो था, आपको लगता है, मैं डेफिनेट कह रहा हूं, मैं 100% इस मामले में आश्वस्त हूं कि हिंदुस्तान का किसान के पास इतना लंबा टाइम है ही नहीं कि वो 12-12 महीने, 1.5 साल सड़कों पे पड़ा रहे। वो अपने खेत को अपनी मां से ज्यादा प्यार करता है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। वो एक दिन खेत को नहीं छोड़ सकता। वो वहां पर आप देखोगे वो लोग 1.5 साल तक रोड पे पड़े हुए। आपको बता दूं, ये सारा का सारा, उस समय भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ पंजाब के आड़तिये हैं, जो आड़त पे काम करते हैं मजदूर, जो आड़त पे मुनीम काम करते हैं, जो आड़तियों के कमीशन एजेंट हैं, वो सारे वहां बैठे हुए थे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हिंदुस्तान में पंजाब के अलावा कहीं किसान ही नहीं है? पिछले आंदोलन में आपने देखा हरियाणा के किसान भी उनके साथ थे। बड़ा बड़ा किसान है, बहका लिया लोगों ने, उनके साथ थे। लेकिन क्या अब जो हो रहा था किसान आंदोलन, हरियाणा के किसान ने जूते मारेंगे चले गए यहां से। देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक भी किसान हरियाणा का उनके साथ नहीं था। और किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, क्या राजस्थान में किसान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? केरल में किसान नहीं है? अरुणाचल में किसान नहीं है? आंध्र प्रदेश में किसान नहीं है? तेलंगाना में आप देखोगे किसान नहीं है? उत्तराखंड में किसान नहीं है? उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? उड़ीसा में किसान नहीं है? कहां किसान नहीं है? पूरे देश में किसान है, लेकिन कहीं कोई मुद्दा नहीं हुआ। और सिर्फ पंजाब के सरदार, और ये कहूंगा आड़तिये, और कुछ पीछे से जो खालिस्तानी जो थे,
वो इस देश को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। क्या राकेश टिकैत जी अब नहीं गए? अभी भी तो बॉर्डर बंद है ना पंजाब हरियाणा का किसानों का। अब गए टिकैत साहब? सबको समझ में आ गया इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें होती हैं, देश के खिलाफ साजिशें हैं, देश के खिलाफ जो शक्तियां काम कर रही हैं वो सारी की सारी ये चाहती हैं। कभी मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पे, कभी आप देखोगे कि आरक्षण का मुद्दा लेके आते हैं, कभी जातीय जनगणना का मुद्दा लाते हैं, कभी किसान आंदोलन ला रहे हैं। अब एक नया फड़का चला है जो आपको मैं बता दूं, शेयर मार्केट पे एक हिडनबर्ग एक कंपनी है, 3-4 साल पहले एजेंसी है जिसने काम शुरू किया और जनवरी 2023 में उसने अडानी के ऊपर आरोप लगा दिया। अडानी के शेयर जो हैं वो फर्जी तरीके से इस तरह से इन्होंने घपला घोटाला किया है। बहुत बड़ा क्राइसिस आया, 2000 पॉइंट सेंसेक्स लगभग गिर गया। मैं जनवरी 23 की बात कर रहा हूं। अडानी के शेयर, अडानी इंटरप्राइजेज हो या अडानी आपके पोर्ट के हो, शेयर गिर करके जो 3500 रुपए का शेयर था वो 1200-1000 रुपए के आसपास आ गया। लाखों करोड़ रुपए जो मध्यम वर्गीय जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो पैसा उनका डूब गया। संसद में अडानी दोस्त है, अडानी दोस्त है, ये विपक्ष के जितने भी नेता जो हैं इनको सिर्फ भारत का विरोध, मोदी का विरोध करते करते भारत देश का विरोध करने लगे और इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं पूछता हूं राहुल गांधी का क्या नुकसान हो गया भाई? राहुल गांधी का क्या नुकसान हो गया? मर तो हम जैसे गए जो मिडिल वर्ग के लोग थे, जिन्होंने 2 लाख का, 1 लाख का, 1.5 लाख का शेयर खरीदे हुए थे और वो मात्र घट करके 30,000 पे आ गए। पूरा पोर्टफोलियो लाल में हो गया, रेड हो गया ग्रीन से। एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे कितने दिन संसद नहीं चलने दी। क्या रिजल्ट हुआ? जेपीसी कराएंगे। आज भी वही मांग करें जेपीसी। अरे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो क्या जानती है इसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में? क्या जानता है राहुल गांधी? स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानता है? अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जानता है? कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है वो? दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को घेरने का प्रयास है। जेपीसी में आपको कांग्रेस के, टीएमसी के, आपके सपा के, बसपा के, ये जो जितने भी हैं चेले चपाटे सारे 1-1, 2-2 सांसद लेंगे और 2 बीजेपी के रहेंगे। आपको समझ में आ रही है बात? मैं समझा रहा हूं। 10 अगर सदस्य होंगे तो सभी पार्टियों के 1-1, 2-2 तो लेंगे। ज्यादा जो ये सफेद कबूतर हैं ये विरोध में हैं और ये जाकर के कुछ भी अपनी मनमर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बना दी कमेटी तो जेपीसी की क्या जरूरत है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे सुपरविजन में सारी जांचें होंगी, फिर वही जेपीसी पे आ गए। क्योंकि जेपीसी का मतलब सीधा सीधा है, सांसद में, पार्लियामेंट में जितने सदस्य हैं सभी पार्टियों का 1-1, 2-2 प्रतिनिधित्व होगा और वो जाकर जांच करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके एरिया के सांसद को क्या पता है भाई? क्या जानता है वो इकोनॉमिक्स के बारे में? घंटा नहीं जानता वो कहेगा जो राहुल गांधी कहेगा, वो रिपोर्ट तैयार करेगा जो अखिलेश यादव कहेगा। क्या पार्लियामेंट कमेटी? जब आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो हमें जेपीसी पर कैसे विश्वास होगा? क्या जरूरत है जेपीसी की? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब कमेटी बन गई, ज्यादातर रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल फेल निकली, फेक निकली, गलत निकली। 1-2 कमेटियों के लिए टाइम दिया गया था, वो भी कुछ ज्यादा उनमें मामला है नहीं। आप शेयर मार्केट देख रहे हो 80,000 प्लस टच करके वापस आया। बात कर रहे हैं आपको पता है कुछ नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी शनिवार को हिडनबर्ग, वो हिडनबर्ग जो 2023 में, जनवरी 2023 में उसने रिपोर्ट पेश की थी कि अडानी जो है वो अपनी कंपनी के शेयर को जो है गलत तरीके से प्रेजेंट करके और इनको शेयर मार्केट को बढ़ाया है। अब वही हिडनबर्ग दोबारा से शनिवार को फिर लेके आया एक फड़का और उसने कहा कि सेबी की चीफ जो है माधवी बुच जो है वो और उनके पति जो हैं जिनका नाम है धवल बुच, उनका अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी ग्रुप में उनके शेयर हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है और वो इस वजह से अडानी को बचाना चाह रहे हैं। तुम्हारी दिल्ली की औकात नहीं है हिडनबर्ग, तुम्हारी दिल्ली की औकात नहीं है। आपको पता है शेयर मार्केट में हिंदुस्तान के लोगों ने उसको जवाब दिया कड़ा। कितना गिरा पता है? मात्र 57 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है। क्या हुआ? 57 पॉइंट ड्रॉप हुआ है। जनवरी में जो 2000 पॉइंट डलवाए 2023 में 57 पॉइंट, 100-150 पॉइंट तो वैसे ही अप डाउन होता रहता है मार्केट। ये औकात है तुम्हारी हिडनबर्ग।
ये देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का, अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो वो हिंदुस्तान की है, भारत की है। और ये विदेशी ताकतें जो है हर तरह से भारत को घेरना चाह रही है। आपको मैंने बता दिया, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीनबाग का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो। अब एक नया फड़का है कि मोदी को हटाना जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि उनके नेतृत्व में देश बहुत भयंकर तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। विकास दर 7.5-8% है। चाइना की आपको 3% के आसपास मिलेगी, अमेरिका को आपको 2.5% के आसपास मिलेगी। कोई अर्थव्यवस्था भारत के आसपास भी नजर नहीं आ रही जिस स्पीड से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। विपक्ष को सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है, देश नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों याद रखना मेरी बात, उनको सिर्फ मोदी को हटाने के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी तो स्टॉक एक्सचेंज को बंद करने के तक की बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसा मत लगाइए। देश में अस्तर का माहौल बनाना चाहते हैं। देश में एक कहूंगा आपको अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तगड़ा झटका अर्थव्यवस्था को देने का प्लान विपक्ष ने किया है, राहुल गांधी ने तैयार कर रखा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बार बार जब भी जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे आपका ब्रिटेन हो या कहीं भी जाए, ये आदमी देश विरोधी ताकतों से मिलता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलता है, मेरे पास सबूत नहीं है। मेरे पास एक सबूत है, मैंने आपको बताया। सलाउद्दीन चौधरी जी ने कहा है कि राहुल गांधी 1 महीने पहले लंदन में जाके और तारिक रहमान जो जिया उसका आपका बता दूं, खालिदा जिया का बेटा जो है, जो कट्टरता के नाम पे आप बांग्लादेश में कट्टरता फैलाते हैं, उस पार्टी का लीडर जो है उससे मिलता है और उसके 1 महीने बाद शेख हसीना का तख्ता पलटा होता है। एक मात्र छात्र आंदोलन, छोटा सा छात्र आंदोलन जो आरक्षण से शुरू हुआ था, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? सरकार ने तो उनकी मांग जो थी मान ली थी, आरक्षण को खत्म ही कर दिया था। लेकिन छात्र आंदोलन के पीछे विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, विदेशी ताकतें और बांग्लादेश में जो कट्टर इस्लामिक जो लोग हैं वो उसमें घुस गए। जमातिये जो है ना, जमातिये जिन पर शेख हसीना ने बैन लगाया हुआ था, वो उस आंदोलन में घुस गए, उसको हाईजैक कर लिया और हिंदू और अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं के मंदिर पर आक्रमण किया गया, बहन बेटियों का बलात्कार किया गया। राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ना राहुल गांधी के मुंह से निकला, ना आपके अखिलेश यादव के निकला, ना ही बांग्लादेश के, बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी के मुंह से निकला, ना ही किसी एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से निकला। किसी से भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हिंदुस्तान के जो भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं हमारे, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। उनके मुंह में दही जम गया। उनका वहां जब आप देख रहे हो हमास पे आक्रमण हो रहा है तो इनकी आत्मा जल रही है। हमारे मुस्लिम भाई मारे जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई मारे जा रहे हैं। कहां थे तुम्हारे? कब से हो गए मुस्लिम भाई तुम्हारे? कहां से हो गए भाई? तुम्हारे पूर्वज जमीन के नीचे गड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, अच्छे से समझो। कुछ आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं। देश को घेरने का प्रयास विपक्ष भी करेगा, विदेशी। आपको क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी को ऐसे बाहें फैला फैला के झप्पियां पाता है अमेरिका, वो चाहता है? वो चाहता है हिंदुस्तान आगे बढ़े? वो क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं। वो चाहता है कि हिंदुस्तान चाइना से जाकर युद्ध करे। वो चाहता है कि चाइना को तुम जाके अटैक करो। क्यों करें भाई? तुमसे पूछ के करेंगे क्या? हम पाकिस्तान से और अमेरिका से या चाइना से पूछ के करेंगे अटैक? तुमसे पहले हमने 62 में भी किया है, 67 में हमने किया अटैक। तुमसे पूछा? तुमसे पूछा हमने? हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पता है कब क्या करना है और किसको क्या जूता मारना है। जिसको चांदी का जूता मारना है उसको चांदी का जूता मारेंगे, जिसको लोहे का जूता मारना है उसको लोहे के जूते मारेंगे, और जिसको गोबर में भिगो के मारना है उसको गोबर में भिगो के जूते मारेंगे। तुम्हारे कहने चलेंगे अमेरिका? हम दुनिया के कहने से नहीं चलेंगे। भारत अगर चलेगा तो अपनी मर्जी से चलेगा, अपनी ताकत से चलेगा। तुम्हारे बैसाखियों पर चलने की जरूरत नहीं है हमें। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बयान दिया था आपको वो भी बता दूं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हिंदुस्तान के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चाइना ने भरपूर इस्तेमाल किया पैसे का, भरपूर सोशल मीडिया का उपयोग किया।
ना चाइना चाहता था नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, ना अमेरिका चाहता था कि देश का प्रधानमंत्री बने, ना तुर्की चाहता था कि देश का प्रधानमंत्री बने, ना पाकिस्तान चाहता था कि आप नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। और तो और विपक्ष के यहाँ के नेता तो क्यों चाहेंगे भाई, उनको तो मड़ाई खाई हुई ना सत्ता की, कैसे भी मिल जाए, चाहे एक एक महीना मिल जाए। आप ये मत सोचना है मैं नरेंद्र मोदी की सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इस देश की सपोर्ट कर रहा हूं। इस देश को अभी फिलहाल जो जरूरत है वो इस सरकार की है, मजबूत सरकार की है, पंगु और अपाहिज सरकार की नहीं है जरूरत, क्योंकि हमारे लिए आने वाले 20 वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 20 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको विकसित भारत का सपना दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, तो उसको पूरा करने के लिए 20 साल एक मजबूत सरकार चाहिए, जिसके जहन में सिर्फ देश के अलावा कुछ नहीं हो। ऐसे देशद्रोही नहीं चाहिए जो विदेशों में जा जाकर और देश की बदनामी करें और देश के खिलाफ षड्यंत्र करें। हिडनबर्ग जो है भारत की अर्थव्यवस्था को जो वादा किया हुआ है देश से प्रधानमंत्री ने कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बनाएंगे, हिडनबर्ग का वही काम है, इस देश की अर्थव्यवस्था को रोकने का। आप मेरी बात याद रखना, इसमें षड्यंत्र है। जब देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इसमें किसी भी मामला कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिस पर हम संदेह प्रकट करें, सारी अपील्स जो है उनका निस्तारण लगभग हो गया है, कुछ बची हुई होंगी। क्या मतलब है इसका? तुम निवेशकों को डराना चाहते हो, देश के इन्वेस्टर को डराना चाहते हो, उनके मन में डर बैठाना चाहते हो। तुमसे पूछ के करेंगे निवेश। कभी एलआईसी का पैसा डूब गया, कभी एसबीआई का पैसा डूब गया, कभी किसी का डूब गया, कभी गरीब आदमी का डूब गया। ये बयानबाजी कर करके विपक्ष इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का, और जो विदेशी इन्वेस्टर जो हैं, विदेशी कंपनियां जो भारत में आना चाहती हैं, उनके मन में ये खोफ पैदा करना चाहते हैं कि भारत में राजनीतिक अव्यवस्था तो है ही है, इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में भी अव्यवस्था फैली हुई है। ये हथियार है, याद रखना। आज के दिन तुम्हारे पास पैसा है ना दोस्तों, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है ना, तुम जूते मारो लोगों के तो भी तुम्हारे पास आएंगे। वही अमेरिका है जो बोल रहा था S-400 मत खरीदो रसिया से, हमने खरीदा, तुमसे पूछकर खरीदेंगे। वही अमेरिका जब बांग्लादेश में साजिश रच सकता है तो हिंदुस्तान में भी रच रहा है। कई बार फेल हो चुके हैं वो लोग, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे और कोई हो। अब विपक्ष जो है इस देश को बांटने का प्रयास करेगा। मैं आपको बता दूं 5 पॉइंट। एक, अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा जो मुद्दा है अर्थव्यवस्था का। जब भी ये हिडनबर्ग जो है आएगा, हालांकि भारत के लोगों ने, भारत के इन्वेस्टर ने हिडनबर्ग को जूता मारा है गोबर में भिगो करके कि चल यहां से, चोटे आ जाता है जब चाहे जहां यहां हमें बहकाने के लिए। उसको जूता मारा है, एक उसकी कोड़ी की औकात नहीं दिखाई उसको, एक कोड़ी की औकात नहीं है हिडनबर्ग की। सेना, जब आप देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे पहले सबूत मांगे गए। सेना से सबूत मांगते हो, कभी अग्निवीर पे गलत भरम फैलाते हो, कभी अग्निवीरों पे गलत प्रचार करते हो। दूसरा मुद्दा होगा सेना पे, कि देश के सेना के खिलाफ बोलोगे तो लोगों में भावनाएं भड़केंगी और देश में आंदोलन होंगे और इस देश की संपत्ति को जलाया जाएगा और देश को वापस उसी गर्त में भेजा जाएगा जो 90 के दशक में था। उसी पे भेजा जाएगा। 2004 से 2014 तक 12 लाख करोड़ घपला घोटाला, ये वही करेंगे, मिल बांट के खाएंगे इस देश को। इस तरह देश चलेगा क्या? विदेशों में जाकर के देश की बदनामी करते हो, इस तरह देश चलेगा? दूसरा मामला होगा सेना। तीसरा मामला होगा किसान, किसानों को भड़काएंगे, लोगों में अंतरकलह फैलाएंगे। ये जो विपक्ष है अंतरकलह फैलाएगा, मेरी बात याद रखना आप। एमएसपी तुम्हारी 60 साल तक सरकार रही, तुमने क्यों नहीं दी एमएसपी? क्यों नहीं दी? आयोग की रिपोर्ट तो तुम्हारे पास आ गई 2006 में, सरकार कांग्रेस की थी, क्यों नहीं दिया तुमने? 2014 तक तुम्हारे पास तो 8-9 साल का समय था, क्यों नहीं दिया तुमने? इसकी कमेटी आ गई, उसकी कमेटी आ गई, रिपोर्ट तुम्हें दी थी कि नहीं आयोग ने? किसानों की हालत के बारे में तुम्हें बताया था, किसानों की हालत खराब है, लागत मूल्य पर 50% जोड़ने की बात हुई थी, क्यों नहीं किया तुमने? 60 साल की बात छोड़ो, मैं तो 2006 से और 2014 की बात, क्यों नहीं किया तुमने? आज हम एमएसपी की गारंटी लेंगे इस सदन में, क्यों नहीं ली तुमने सदन में गारंटी? उस समय तुम भी तो सांसद थे, तुम्हारी मां तो प्रधानमंत्री के ऊपर बैठ गई चेयरपर्सन बन के, स्टैंडिंग कमेटी बना के, सलाहकार समिति बना करके। चेयरमैन कौन थे उसकी? क्यों नहीं दिया तुमने? ये किसानों को भी पूछना चाहिए कि तुम जब सत्ता में थे 10 साल पहले, तुमने क्या किया?
मैं दोस्तों 50 साल 60 साल पुरानी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2004 से और 14 के बीच में 2006 में जब रिपोर्ट आई कि किसानों के हालात खराब थे, तो यही कांग्रेस सरकार, यही राहुल गांधी वहीं बैठ करके क्यों नहीं कर रहे थे? आज इतने ऐसे लग रहे भाई और बहनों, मैं इस सदन में गारंटी देता हूं, एमएसपी की गारंटी लाकर रहेंगे। क्यों नहीं लाए भाई? किसने रोका था तुम्हें? देश का किसान नहीं पूछ रहा, इतना बेवकूफ नहीं है ये देश। चौथा मुद्दा जाति जनगणना। आपको जब पता चल गया कि भारत का हिंदू संगठित होता जा रहा है, संगठित होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी को, यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, तो आपने क्या किया? आपने एक नया फड़का निकाला, जातीय जनगणना। बंद किसने कराई भाई? जातीय जनगणना बंद किसने करवाई? आपके पूर्वजों ने करवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंद करवाई कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए इस देश में। 1957-58 में जहां जातीय जनगणना जब हो रही थी, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? 62-63 तक तो आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने बंद कराई जातीय जनगणना। जब आपकी सरकार थी तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई भाई 2014 तक? मेन मुद्दा यह है कि हिंदू संगठित हो रहा है और एक किसी पार्टी को उसका लाभ मिल रहा है, मुसलमानों का काबू चल नहीं रहा है। मुस्लिम समुदाय जो है एक तरफा वोट दे रहा है कांग्रेस को या किसी और पार्टी को, बीजेपी को नहीं दे रहा है, लेकिन वो अल्पसंख्यक है, वोट कम पड़ रहे हैं। हिंदू संगठित हो रहा है, हिंदुओं को डिवाइड करो। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। 10 साल पहले हिस्सेदारी याद नहीं है भाई? ये क्या है? ये इस देश को खंडित करने का, मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में डिवाइड करने का, हिंदू को हिंदू से लड़ाना, जातीय जनगणना करवाना, फिर उसमें आरक्षण की मांग करना, ये देश को जलाने का काम है। मेरी बात याद रखना, आरक्षण का मुद्दा फिर उठेगा, क्योंकि जातीय जनगणना होगी अगर, तो फिर आरक्षण का मुद्दा भी उठेगा। क्योंकि दलित भाई जो हैं वो जल्दी से, भोले भाले लोग हैं, उनको बहका दिया जाएगा और आरक्षण के नाम पर फिर आंदोलन होगा। 5वां पॉइंट आरक्षण का है, आरक्षण के नाम पे फिर दंगे होंगे इस देश में। मैं बता रहा हूं आपको, विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी या मोदी की तीसरी बार सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो इस चीज को पचा ही नहीं पा रहे हैं। उनको 99 सीट मिल गई, वो उछलते दौड़ रहे हैं। और फिर आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी अगर 5 साल रहेंगे तो इनकी खुजलियां और बढ़ेंगी, इनकी खुजलियां और बढ़ेंगी, क्योंकि देश जो प्रोग्रेस कर रहा है उनको हजम नहीं हो रहा है। आप सोचिए, मोदी नहीं तो कौन? कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी में सपा में अखिलेश यादव, टीएमसी में ममता बनर्जी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, और भी छोटी मोटी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियों का मैंने आपको नाम ले दिया, लालू प्रसाद यादव। कितनी सीटें आती है भाई? बंगाल के बाहर उनका कोई वर्चस्व नहीं, टीएमसी का। कितनी सीटें आती है? 20, 22, 25, 30 सीटों में प्रधानमंत्री बन जाएगा। अखिलेश यादव की बिल्ली के भाग से छिक्का टूट गया, वो 37 सीटें आ गई, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपको लगता है उसको काम करने देंगे कोई भी? राहुल गांधी की 99 सीट, 99 सीटों पर प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो ठीक से हिंदुस्तान के लिए काम कर लेगा। अगर देश को मोदी पसंद नहीं है तो किसी भी पार्टी को, कांग्रेस को दो, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार बनवाओ। 270 नहीं, 280 सीटें दो उनको, लचर पचर नहीं, एक मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार बनाओ। और वो सरकार अभी ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना राहुल गांधी आ रहा है। पिछले सारे चुनाव, 3 चुनाव, और मैं तो ये कहूंगा कि 84, 85, 86 के बाद में जो चुनाव हुए थे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने 200 का अंक छूने में कितना टाइम लगा दिया। वो पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार कैसे बनाएगी जिसका सिर्फ सांसद ही 5 हो यूपी में? बताइए कैसे बनेगा? 80 सीटों में से 5, 7। इसलिए अपना ध्यान रखिए। हिंदुस्तान को जो बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं सलमान खुर्शीद जी, उनको भी अच्छे से ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि सारी दुनिया को संभालेगा। जहां तुम दंगे, फसाद, जातियों के नाम पर बांटना चाहोगे, जहां तुम सड़कों पर लोगों को बिठाओगे, तुम देश विरोध का काम करोगे, तो देश को जोड़ने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं हिंदुस्तान में। देश से प्यार करने वाले, हिंदुस्तान से, भारत से प्यार करने वाले, अपनी जान देश पर निछावर करने वाले भी बहुत ज्यादा है। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।